गुरपतवंत सिंह पन्नू एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट। अब यूएस का ये ब्लेम है कि इंडियन ऑफिशियल यहाँ पर इन्वॉल्व थे एक नाकाम साजिश के अंदर इनको मारने की। इंडिया ने कहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिया की बिल्कुल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इस चीज के अंदर। पर इंडिया ने इंश्योर कर रहा है कि ये जो भी चार्जेस है ना, उनको हम प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें। इस वजह से इंडिया ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है ताकि जो भी यूएस ने एलिगेशन लगाई हैं कि गुरबतवंत सिंह पन्नू को मारने की नाकाम कोशिश करी गई थी, उसके रिगार्डिंग जो भी चार्जेस है उनको अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जा पाए। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पाओगे कि इंडिया ने एक यूएन रेजोल्यूशन को बैक किया है अगेंस्ट इसराइल। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये है मुद्दा क्या। तो ये सारी चीजें हैं इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी, द हिंदू के अंदर भी, जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ ये लास्ट हफ्ते ही हमने कवर की थी न्यूज, जहां पर बताया गया था कि 80 करोड़ से भी ज्यादा जो हमारे लोग हैं उनको यहाँ पर फ्री ग्रेन्स प्रोवाइड करे जाएंगे अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये योजना हमने पिछले हफ्ते बहुत डिटेल में डिस्कस करी थी। आई होप ये चीजें आपको पता होंगी। तो दोस्तों, डेट है आज की 30 नवंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। देखो, एक और मंथ हमारा कंप्लीट हो गया है आज, राइट। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि देखो हमारा जो एग्जाम है 2024 वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनका एग्जाम आपका मई एंड में है। तो कहीं ना कहीं आज से ना लगभग आपका 6 महीने पूरे बचे हुए हैं, ठीक है ना। एक दिसंबर का मंथ लगा लो और 5 महीने लगभग वहां पे नए साल के आप लगा लेना, तो ऑलमोस्ट आपके पास 180 दिन के आसपास का समय है, राइट। तो कहीं ना कहीं थोड़ा अब टाइम आ चुका है कि हम अपनी प्रेपरेशन को और भी थोड़ा आगे बढ़ाएं, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि प्रीलिम्स इज कमिंग, तो हाँ कह सकते हैं, ठीक है, कि थोड़ा हम उस डायरेक्शन में अब चल पड़े हैं। तो डेफिनेटली आने वाले मंथ के अंदर भी आप अच्छे से पढ़ना, तैयारी करना, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। पहला हमारा टॉपिक है इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ यूएनजीए रेजोल्यूशन ऑफ सीरियन गोलन हाइट्स। जो भी बात कर रहा था ना मैं, उसी की यहाँ पे बात डिस्कशन करनी है। तो हुआ क्या, एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आया सीरियन गोलन के ऊपर, जिसको वोटिंग के ऊपर डाला गया। पहले इस बात को समझो कि ये सीरियन गोलन आखिर है क्या। वैसे तो मैंने बताया हुआ है, पर यहाँ पे नोटिस करो, ये है आपका इसराइल ठीक है, ये आपका सीरिया है। अब यहाँ पर ना एक जगह है, मतलब ये वाला, इसको बोलते हैं हम गोलन हाइट्स, ठीक है। ये गोलन हाइट्स ना दरअसल में है रीजन किसका, सीरिया का। पर आप जानते हो जो बहुत सारी लड़ाइयां हुई, उनमें एक लड़ाई हुई थी 1967 के अंदर। उस पर्टिकुलर डे के ऊपर ना इस रीजन को कैप्चर किसने कर लिया, इसराइल के द्वारा। तो इसराइल कंट्रोल के अंतर्गत ये गोलन हाइट्स वाला एरिया आ गया। अब यहाँ पर ये जो मुद्दा है यूएन के अंदर, जब अभी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इसके ऊपर आया, तो इंडिया ने इसके फेवर में वोट डाला, यानी कि हमने वोट डाला किसके अगेंस्ट, इसराइल के अगेंस्ट। समझे इस बात को। तो इसराइल के अगेंस्ट यहाँ पे हमने यहाँ पे वोटिंग करी है, ठीक है। तो 91 कंट्रीज ने इसके फेवर में वोट डाला, 8 ने अगेंस्ट में, और बाकी 62 ने इसके अगेंस्ट, इसके मतलब अब्सटेन कर दिया उसको वोटिंग के। तो किस किस कंट्री ने सर अगेंस्ट में डाला, ये आपके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इसराइल, यूके, यूएसए। देखो इसराइल ने तो डालना ही था, बाकी यूके, यूएसए इसके मित्र मुल्क है, बाकी उन्होंने इसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन के वोट किया। पर इंडिया ने इसको सपोर्ट किया। बाकी और कंट्रीज आप देख सकते हो, चाइना हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, ठीक है, यूएई हो गया, ये बाकी सारी कंट्रीज ने इसको यहाँ पे सपोर्ट किया। तो ये आपको पता होना चाहिए, गोलन हाइट्स का रीजन पता होना चाहिए, ये एरिया आपको पता होना चाहिए। बाकी इसराइल की मैपिंग तो हमने बहुत बार करी हुई है, यूपीएससी का ऑलरेडी आई थिंक 2017 के आसपास के पीवाईक्यूज बहुत सारे इसके रिगार्डिंग हमने वो भी डिस्कस किए हुए हैं। वेस्ट बैंक गाजा स्ट्रिप तो डेफिनेटली हमने पढ़ाई ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो सी ऑफ गलीली के बारे में भी, और ये जो जॉर्डन रिवर यहाँ से जाती है, इसका भी आप ध्यान रख सकते हो। थोड़ा सा हम यूएन जनरल असेंबली के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये डिस्कस हो ही रहा है। तो यूएन जनरल असेंबली ना एक तरह की एकमात्र यूनिवर्सली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, क्योंकि सारी कंट्रीज के जो पार्टिसिपेशन है यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। तो यूएनजीए के द्वारा अलग अलग काम किए जाते हैं, जिसके अंदर आ जाता है क्या, कि आपके सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी जनरल है, उसको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है यूएनजीए के द्वारा। साथ ही साथ जो भी नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ना सिक्योरिटी काउंसिल के, उनका इलेक्शन बेसिकली, आप जानते हो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 तो परमानेंट मेंबर होते हैं, उसके अलावा जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ना, उसका जो चुनाव होता है वो यहाँ पर यूएनजीए के द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ में यूएन बजट को अप्रूव करना हो गया, बहुत सारे आपके इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी के मुद्दों के ऊपर डिबेट डिस्कशन करना, रिकमेंडेशन करना, वो सारे रिपोर्ट्स वगैरह देखना, बाकी सारी चीजें ये यूएनजीए के काम बन जाते हैं। अब यहाँ पर ना एक आपको चीज और जाननी है, यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन 497 एक्चुअल में ना एक बार ऑलरेडी यूपीएससी पहले पूछ चुका है, अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर सवाल पूछ चुका है। तो वो रेजोल्यूशन का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपसे यूपीएससी पूछे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन नंबर 497 किससे रिलेट करता है, तो आप बता दीजिएगा कि 1967 के अंदर जो 6 दिन की वॉर हुई थी, 6 डे वॉर, वहां पर जब इसराइल ने गोलन हाइट्स को कैप्चर कर लिया था, उसके
ऊपर ये रेजोल्यूशन आया था ताकि इस एनेक्सेशन को हटा दिया जाए। ये था आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 497। चलते हैं आगे, पर उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। देखो दोस्तों, हमारा जो आप जानते हैं हमारे जितने भी कोर्सेज होते हैं वो डेफिनेटली बहुत ही अफोर्डेबल और क्वालिटी कोर्सेज होते हैं। तो हमारे जो नए कोर्सेज आपके स्टार्ट हो रहे हैं बेस्ड ऑन सीटीआर मॉडल, यानी कि क्लास टेस्ट एंड रिवीजन मॉडल फॉर द यूपीएससी 2025, वो बहुत जल्दी यहाँ पे आपके स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो। इवन बहुत सारे बच्चे तो दिल्ली में हैं, वो तो करोल बाग और मुखर्जी नगर में इनको ज्वाइन कर ही सकते हैं। पर जो स्टूडेंट्स हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं और पटना के अंदर, एंड साथ ही साथ जो आपके उत्तर प्रदेश के हैं, वो लखनऊ के अंदर इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इवन यहाँ पर आपके बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस के कॉम्बो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे आप यहाँ पे फीचर देख सकते हो। मैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका एक गूगल फॉर्म मैंने डाल दिया है, वहाँ पर जाके आप उसको उसके अंदर अपनी डिटेल्स डाल सकते हो। हमारी टीम आप तो रीच आउट डेफिनेटली कर लेगी। बैच की जो स्टार्टिंग डेट है वो 11 दिसंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। डेफिनेटली आप इनको ज्वाइन कीजिएगा, अपने आप में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। एक ध्यान में रखना, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो ना, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, 7007931912। आई रिपीट, 7007931912। इसके ऊपर आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी कि I4C। अभी क्या हुआ है, अभी हमारी जो सरकार है उसके द्वारा आपके जो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उनको बोला गया है कि आप एक प्लेटफॉर्म के साथ रजिस्टर कीजिए। सर कौन सा प्लेटफॉर्म? इसका नाम है सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। इस वाले प्लेटफॉर्म के साथ यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कीजिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मतलब आपके फ्रॉड्स वगैरह आसानी से आप रिपोर्ट वगैरह वो चीज कर पाओगे। तो ये वाला जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है ना, इसको किसने डेवलप किया है? I4C, यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा। समझते हैं कि I4C आखिर है क्या। प्लेटफॉर्म तो आप समझ गए, किसने डेवलप किया है? I4C ने। तो I4C मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इनिशिएटिव है, ताकि आप ना साइबर क्राइम के साथ बहुत अच्छी तरह से डील कर पाओ। इसको 2018 में यहाँ पे अप्रूव किया गया था I4C को। कुछ यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी साइबर क्राइम होता है उसके लिए नोडल पॉइंट की तरह एक्ट करना, ठीक है, साइबर क्राइम के अगेंस्ट लड़ना, ठीक है। कोई भी महिलाओं के अगेंस्ट हो गया, बच्चों के अगेंस्ट जो वायलेंस वगैरह होती है साइबर क्राइम के माध्यम से, उसके अगेंस्ट यहाँ पे फाइट करना, आसानी से कंप्लेंट्स वगैरह उसके लिए ले जा पाएँ, अर्ली वार्निंग सिस्टम हम यहाँ पे दे पाएँ, अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ लोगों के अंदर, स्टेट्स को हेल्प करें अलग अलग फोरेंसिक्स हो गया, इन्वेस्टिगेशन, इन सभी चीज़ों के अंदर। ये सारे काम I4C के द्वारा देखे जाते हैं। यहाँ पर इसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट काम बेसिकली इस तरह से होता है कि एनालिटिक्स का एक अलग यूनिट है, रिपोर्टिंग का यूनिट हो गया, ट्रेनिंग का हो गया। तो इस तरह से 7 यूनिट्स हैं। तो इस तरह से ये काम, इसकी प्रोसेसिंग वर्क करती है। तो मैंने देखो न्यूज़ के अंदर क्या बोला था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये बात बोली गई है, पर कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? जैसे फॉर एग्जांपल आपके बैंक हो गया, आपके इंटरनेट बैंक्स हो गया, क्रेडिट यूनियन हो गया, आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कंपनीज, ब्रोकरेज फर्म्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज, मॉर्टगेज कंपनीज, सेविंग्स एंड लोन एसोसिएशन, इन सभी को बोला गया है कि आप CFC-FRMS, यानी कि सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, इसके साथ आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। और इस पोर्टल को जो बनाया गया है दैट इज बाय I4C। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ज्वाइन क्रू इन 2024, ISS क्रू इन 2024। ISS क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। पहले तो ना मैं आपको एक काम करता हूं, पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपको समझा देता हूं, ये ध्यान से समझना। अभी इनफैक्ट ना इसके 25 साल भी कंप्लीट हुए हैं, तो उस वजह से भी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहली बात समझो, इसको लॉन्च कब किया गया था? 1998 के अंदर। सर तभी तो 25 साल हुए होंगे ना, तभी तो 2023 चल रहा है, तभी तो 25 ईयर्स हुए होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये है क्या? देखो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ना एक हैबिटेबल स्पेसक्राफ्ट हमें देखने को मिलता है। बेसिकली क्या होता है ना, हमारे जो भी आप एस्ट्रोनॉट्स कह लो, एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, और वहाँ पर ना अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं। समझे इस बात को? और ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे ना, ये माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट के अंदर ये आराम से इस एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। माइक्रो ग्रेविटी का अर्थ क्या होता है? बेसिकली एक होती है ग्रेविटी, वो तो आप जानते हो। माइक्रो ग्रेविटी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आपके जो लोग हैं, जो आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारा कोई वेट ही नहीं है, हमारा कोई भार ही नहीं है। ऐसा रीजन क्या है? क्योंकि देखो वहां पे ग्रेविटी बहुत कम है, ठीक है। तो स्पेस क्राफ्ट के अंदर आपको माइक्रो ग्रेविटी जैसी सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। तो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो वहां जाएंगे, वहां रहेंगे, एंड अकॉर्डिंगली वहां पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं।
ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो आपका स्पेस स्टेशन है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये कहाँ पे आपका लाई करता है सर? लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। देखो, लो अर्थ ऑर्बिट जब हम बोलते हैं ना, बेसिकली हम उस एरिया की बात करते हैं जो धरती के पास होता है। बेसिकली जनरली अगर हम एक जनरल टर्म्स में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि 160 से लेकर लगभग 960 या 1000 किलोमीटर तक का जो एरिया, मतलब जो होता है ना हाइट, वहां पर हम उसको बोल देते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये लगभग 430 किलोमीटर की हाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसका ऑर्बिटल पाथ है 90% ऑफ द पॉपुलेशन को टेक ओवर करता है, तो ये बात आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। इसकी जो स्पीड इस तरह से है कि पूरी धरती को सर्कल कर लेता है लगभग 90 मिनट्स के अंदर एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1998 जैसे मैं आपको बता रहा था, उसके माध्यम से इसको मतलब लॉन्च किया गया। जो पहला सेगमेंट था जायरा कंट्रोल मॉड्यूल, वो रशियन था, तो 1998 में उसको लॉन्च किया गया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ना आपकी 5 कंट्रीज इन्वॉल्व थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के वर्क के रिगार्डिंग। सर कौन सी 5 कंट्री? एक तो देखो यहाँ पे आपकी यूरोप हो गया, और यूरोप के अंदर क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है। यूएसए की तरफ से आप जानते हो नासा, रशिया की तरफ से आपका रॉस्कोमॉस आ जाता है, उसी तरह से कनाडा की तरफ से आपका सीएसए आ गया, और जापान की तरफ से जाक्सा आ गया। तो ये 5 कंट्रीज थी, मतलब यूरोप, मतलब यूरोप को अगर मैं एक मानूं, यूनिट मानूं, तो ये पांचों ने मिलकर यहाँ पे क्या किया? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लॉन्च के लिए यहाँ पे काम किया था। तो ये 5 कंट्रीज इन्वॉल्व है इस चीज के अंदर। तो ये सारा काम यहाँ पे देखने को मिलता था। अब यहाँ पर ना देखो अभी क्या हुआ है, रशिया का थोड़ा आप जानते हो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अलग अलग कंट्रीज के साथ। यूक्रेन के इन्वेजन तो दो देखने को मिला ही है। उसके बाद से ना कि कैसे ये काम करेगा, थोड़ा उसके रिगार्डिंग कंसर्न्स थे। और रशिया ने इनफैक्ट ये बात भी बोली है कि हम 2028 तक ही कमिटमेंट कर सकते हैं कि हम इसके अंदर बने रहेंगे। वैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वैसे भी टाइम खत्म होने वाला है 2030 के अंदर, बट रॉस्कोमोस यहाँ पे एग्जिट कर सकता है 2028 के बाद। ये बातें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगी। नासा भी इनफैक्ट देख रहा है कि यार कैसे इसको डी ऑर्बिट करना है। डी ऑर्बिट का अर्थ क्या होता है कि बेसिकली जब आप किसी ऑर्बिट से बाहर निकल रहे हो, डिपार्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं डी ऑर्बिट एक्टिविटी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर हुई। अब यहाँ पे वापस मुद्दे की तरफ आते हैं कि इंडियन एस्ट्रोनॉट ज्वाइन करेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रू को 2024 के अंदर। तो बेसिकली नासा और इसरो आपस में ना कोलैबोरेट कर रहे हैं। जो यूएस सेनेटर का विजिट हुआ ना इंडिया का, उन्होंने भी यही बात करी कि इंडिया नासा, सॉरी इसरो और नासा मिलकर आपस में कोलैबोरेट करेंगे अलग अलग काम के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पिछले साल आईसेट ट्रीटी करी थी, ये भी अभी समझाऊंगा, चिंता मत करो, वैसे तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, पर इसको दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उसके अंतर्गत काम हो रहा है। बाकी इंडिया और यूएसए आपस में कोलैबोरेट करें, हम अच्छे से सप्लाई चेन बनाएं, ये यहाँ पर फोकस होगा। ठीक है ना। और इसके साथ ही साथ निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसके ऊपर भी हम यहाँ पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब ये क्या है सर निसार? देखो निसार क्या है, आपकी एक लो अर्थ ऑब्जर्वेटरी है, बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेटरी ही है ये एक तरह से। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 के स्टार्टिंग में पहले क्वार्टर के अंदर इसको यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा निसार को। तो लो अर्थ ऑब्जर्वेटरी है जिसके माध्यम से हम पूरे ग्लोब को मैप कर पाएंगे 12 दिनों के अंदर। तो प्रॉपर ये डेटा वगैरह देगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है, स्पेशली भी और टेम्पररी, मतलब स्पेस के टर्म्स में भी और टाइम के टर्म्स में भी ये चीज हमें बताएगी। तो रेडार है एक तरह से, आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर देख पाओगे। इस रेडार की ना कुछ चीजें वो इसरो ने डिजाइन करी हैं, और कुछ करी गई हैं आपकी जो नासा की तरफ से जो जेपीएल है, जेपीएल मतलब जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, उनकी जो लेबोरेटरी है ना उसके द्वारा, नासा की लेबोरेटरी के द्वारा कुछ चीजें बनाई गई हैं। तो कुछ पार्ट इंडिया का है इसके अंदर, इसरो का मतलब है, और कुछ आपका नासा का देखने को मिल जाएगा। तो ये रेडार की इस तरह से फंक्शनिंग होगी ताकि आपका पूरा जो धरती है, पूरा ग्लोब है, उसको यहाँ पर हम अच्छे से मैप कर पाएं। तो इसके अंदर आपके कुछ बैंड्स, आपके एल बैंड है, एस बैंड है। तो जो नासा रिस्पॉन्सिबल है वो आपके एल बैंड के लिए है, इसरो के द्वारा आपका एस बैंड यहाँ पे बताया, उसका पेलोड आपका यहाँ पे सप्लाई किया जाएगा। ठीक है ना। और इसको जो लॉन्च किया जाएगा ना निसार को, वो आपका LVM-3 लॉन्च व्हीकल, आपका मार्क 3, इसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। आप जानते होंगे LVM-3 के बारे में। LVM-3 में दरअसल में ना टोटल 3 स्टेजेस होती हैं। पहला आपका आपका जो होता है आपका सॉलिड स्टेट आ जाता है, दूसरा आ जाता है आपका लिक्विड फ्यूल वाला स्टेज, और तीसरा आ जाता है आपका क्रायोजेनिक वाला स्टेज, जिसके अंदर आपका लिक्विफाइड आपका हाइड्रोजन हो गया और लिक्विफाइड आपका ऑक्सीजन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि ये भी डिस्कस कर ही रहे थे, तो आईसेट के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पर पहले तो मतलब समझो ये क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर हम बात करें इन चीज़ों की, सर इन चीज़ें मतलब आपकी क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डिफेंस इनोवेशन हो गया, स्पेस, एडवांस टेलीकॉम जैसे 6G, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च,
इन सभी चीज़ों को बोलते हैं हम क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो इंडिया और यूएसए ये साथ में आते हैं और इस इनिशिएटिव को लॉन्च करते हैं 2022 के अंदर, ताकि इन सभी जो मैंने आपको सेक्टर्स बताए ना, इन सभी सेक्टर्स के अंदर हम अपनी कॉपरेशन बढ़ा पाएँ। तो यहाँ पर हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, जैसे इंडिया की तरफ से आप जानते हैं ना, अजीत डोभाल जी, इनके द्वारा ये काफ़ी मेजर इनिशिएटिव यहाँ पे रन किया जा रहा है, ताकि डिफेंस के अंदर और बाकी जो फील्ड्स वगैरह हैं, इनके अंदर हम यहाँ पे काम कर पाएँ, दैट इज़ आईसेट इनिशिएटिव। ठीक है, आई होप ये पॉइंट भी आप यहाँ पे समझ गए होंगे। थोड़ा डिटेल में था, बट ये मुद्दे ना पहले भी मुझे डिस्कस करने थे। ये वाला मैंने ना पहले डिस्कस करना था, डिस्कस नहीं हो पाया था, तो ये भी मैंने आज ही डिस्कस कर दिया। तो ये 3-4 मुद्दे हमने साथ में मिलकर पढ़ लिए, तो काफ़ी अच्छे से हमारा ये चीज़ रिवाइज़ होगी। एक चीज़ हमें और रिवाइज़ करनी थी, मैंने आपको पिछली बार होमवर्क दिया था कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में। वैसे तो हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, जो संविधान दिवस हम यहाँ पे 26 नवंबर को मनाते हैं, इसको लॉ डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। पर यहाँ पर कुछ ना फैक्चुअल चीज़ें हैं जो हमें डेफिनिटली एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए। रीज़न पता है क्या है? आप ना यूपीएससी 2022 का देख लो, सॉरी 22 नहीं 23 का देख लो, और आई थिंक 22 का देख लो। 2 बार फ्लैग के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडियन फ्लैग की क्या डायमेंशंस हैं। तो बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन भी आजकल ना काफ़ी डीप में जाके यूपीएससी पूछने लग गया है, तो हमें भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल भारत का संविधान है, पूरी तरह से हैंड से रिटन है और हैंड डिज़ाइन्ड ही है। तो जो श्री नंदलाल बोस जी हैं ना, इनके द्वारा जो आपके संविधान के जो बॉर्डर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन के बॉर्डर्स थे, इनके द्वारा यहाँ पे बनाए गए। साथ ही साथ श्री प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, इनके द्वारा यहाँ पर जो कैलीग्राफिक आर्ट का काम किया गया, तो इन्होंने खुद पूरा का पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन इनके द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, खुद अपने हाथ से। ठीक है? अगर आप इसकी बात करें आपके ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट की, जो आपका ओरिजिनल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है, वो यहाँ पर लिखा लिखा गया था किसके ऊपर? पार्चमेंट शीट के ऊपर। पार्चमेंट शीट क्या होती है? दरअसल में ये चरम पत्र कागज़ होता है, ठीक है ना? बेसिकली एक तरह का सुपीरियर पेपर होता है, उसके ऊपर यहाँ पे लिखा गया था। इसके यहाँ पे जो साइज़ है 16 टू 22 इंचेस है और इसकी लाइफ स्पैन थाउजेंड्स ऑफ ईयर है। यहाँ पे इसका वेट 3.75 केजीज़ था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में आप जानते हो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसने यहाँ पे ये काम किया पूरा का पूरा। तो पहली मीटिंग हुई थी दिसंबर 9, 1946 को। वहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे। बेसिकली ये फ्रेंच ट्रेडिशन था, उसके माध्यम से इसको प्रोविजनल प्रेसिडेंट यहाँ पे इनको बनाया गया। फिर बाद में 2 दिन बाद दिसंबर 11 को डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पे परमानेंट चेयरमैन यहाँ पे इलेक्ट कर लिया गया। साथ में आप जानते होंगे ड्राफ्टिंग का जो प्रोसेस था, 2 महीने 11 सॉरी 2 साल 11 महीने और 17 दिन कह लो, 18 दिन कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना? अलग-अलग जगह आपको अलग-अलग डेटा मिल जाएगा। तो उतने दिन यहाँ पे लगे इसको यहाँ पे बनाने के अंदर। बाकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में आप जानते ही हो, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के यहाँ पे चेयरमैन थे। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे संविधान को बनाने के अंदर। तो ये बात मैंने जो आपको पूछी थी ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पर आपके जो बॉर्डर्स थे, क्या श्री नंदलाल बोस जी के द्वारा डिज़ाइन किए गए थे? द आंसर इज़ करेक्ट, ये बात सही है। करतारपुर कॉरिडोर की बात करें तो ये बात कह रहा है कि इंडिया में डेरा बाबा नानक साहिब हो गया, एंड साथ ही साथ दरबार साहिब जो है करतारपुर पाकिस्तान के अंदर उसको कनेक्ट करता है। ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाएगी। बांदीपुर नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में नहीं, ये आपका कर्नाटका के अंदर मेजरली आपको देखने को मिल जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। अंकुर वाट की बात करें तो आपका वियतनाम में नहीं, ये आपका कैम्बोडिया में होता है। तो आपका चौथा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। आज के डिस्कशन के बेसिस के ऊपर मैं आपको ये 3 ट्रू फॉल्स दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। इसके अलावा एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का। ठीक है, थोड़ा ना ये वैसे तो मुद्दा मेंस के ऊपर आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है क्या, या फिर क्या इसके अंदर इश्यूज़ हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं। बट कोई बात नहीं, प्रीलिम्स में भी हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ले। तो एक बार प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। हमारे प्रेसिडेंट जी ने बोला है कि ऐसा होना चाहिए, राइट? तो थोड़ा इसके देखेंगे, इसका ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की होती क्या है। तो कोशिश कीजिएगा कमेंट करने की इसका आंसर कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा। और उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन रहेगा रिगार्डिंग ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, तो ये भी आप ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। लास्ट वीक नहीं सॉरी, मतलब परसों, हाँ परसों जो मैंने आपको होमवर्क दिया था इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, थोड़ा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो देखो, कह रहा है कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली एनजीओ है क्या? द आंसर इज नो, ये है आपकी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। समझे इस बात को? तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब होता क्या है, आप इसको समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ कि पहली बात तो ये समझो कि इंडिया को ना आईएसओ का चेयरमैन सेलेक्ट किया गया है फॉर 2024, और इसके हेडक्वार्टर आपके ब्राजील में नहीं है, इसके हेडक्वार्टर आपको लंदन यूके के अंदर देखने को मिल जाएंगे। काम क्या रहता है इसका? काम ये रहता है कि आपके शुगर मार्केट को हम कैसे कहीं ना कहीं इंप्रूव करें कंडीशंस के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें इनके द्वारा देखी जाती हैं। क्लियर हुई बात? तो इसको 1968 के अंदर यहाँ पे इंटरनेशनल शुगर एग्रीमेंट इसके अंदर यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था,
तो आपकी यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएंगी। करेक्ट क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉट टू। इसके अलावा मैंने आपको होमवर्क दिया था अंडमान निकोबार की यहाँ पर मैपिंग के पर्सपेक्टिव से, याद है? ठीक है, अब थोड़ा ना इसकी मैपिंग आप ध्यान से समझ लो, ठीक है? वैसे मैंने आपको पहले भी समझाई थी, बट ठीक है, यहाँ पे समझो। पहली बात, यहाँ से आप नोटिस करो, एक आपका जाता है 10 डिग्री चैनल। तो कोई आपसे पूछे कि 10 डिग्री चैनल क्या करता है, आप बोलोगे सर यहाँ पर ऊपर है अंडमान, नीचे है आपका निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल ना इन दोनों को यहाँ पे सेपरेट करता है, ठीक है? अब जो अंडमान की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपका नॉर्थ अंडमान आ गया, फॉलोड बाय मिडल अंडमान एंड उसके साथ यहाँ पे साउथ अंडमान। एक यहाँ पर आपको लिटिल अंडमान भी देखने को मिल जाएगा। और इनफैक्ट ना यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है जिसका नाम है क्या? डंकन पैसेज। तो कोई आपसे पूछे डंकन पैसेज क्या करता है, तो डंकन पैसेज आपका लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से यहाँ पे सेपरेट कर रहा है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है सर? उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ आपके निकोबार की, तो यहाँ पर आपको कार निकोबार देखने को मिल जाएगा। तो कार निकोबार क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है आपका निकोबार आइलैंड्स का। फिर उसी के साथ आपके यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपके, ठीक है, आपका ग्रेट निकोबार आपको देखने को मिल जाएगा, अपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेट निकोबार ना सबसे बड़ा है इन निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए, राइट? एक और पॉइंट यहाँ पे जैसे आपका पोर्ट ब्लेयर है, ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे आता है आपका? यहाँ पे, यानी कि आपके साउथ अंडमान के अंदर। बाकी इसके अलावा ना कुछ 4-5 साल पहले की बात है, कुछ आइलैंड्स के नाम बदले थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हैवलॉक आइलैंड है, ये अपने आप में बहुत फेमस है, ठीक है? यहाँ पे आपको राधे नगर बीच देखने को मिलता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच है इंडिया के अंदर, ठीक है? मैं गया था वहाँ पे, बहुत अच्छा सीरियसली बीच है। तो यहाँ पर ये ना इसका नाम हैवलॉक आइलैंड था, हमारी सरकार के ने इसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप रख दिया है। उसी तरह से यहाँ पे एक नील आइलैंड है, उसका नाम, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नील आइलैंड है, इसका नाम सरकार ने शहीद द्वीप यहाँ पे रख दिया है। और उसी तरह से यहाँ पे एक रॉस आइलैंड था, ठीक है ना, और रॉस आइलैंड का नाम यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रख दिया गया है, ठीक है? ये चेंजेस भी आपको थोड़े इनके पता होने चाहिए। तो ये सारे के सारे यहाँ पे लाई करते हैं। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। उसी तरह से यहाँ पर आपको बैरन आइलैंड देखने को मिलेगा, ये देखो यहाँ है आपका बैरन आइलैंड। तो ये जो बैरन आइलैंड है ना, ये पोर्ट ब्लेयर से आपके नॉर्थ में आपको देखने को मिल जाता है। ये बात भी यूपीएससी आई थिंक 2017 या 18 के यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछ रखी है, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंटर्स थे, यहाँ पर भी मैंने आपको मैप दे दिया है। तो एक बार पता क्या करना, काम आपको ये करना है कि पीडीएफ इसकी डाउनलोड करना, ठीक है? कहाँ पर सर? यहाँ पर पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करना, ठीक है? मैंने जो चीज़ें समझाई हैं, ठीक है, एक बार खुद वो मैप पे देखना, ठीक है? आपको ये वाला ना मिल जाएगा यहाँ पे, ये पिक्चर्स मैंने यहाँ पे लगाई हुई हैं, इसको खुद एक बार जो भी डेटा मैंने आपको दिया, एक बार खुद भी उसको जाके मैप पे देखना, उनको स्टडी करना। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मैप हम देख तो लेते हैं पर याद नहीं रहता। अरे बार बार देखोगे हो जाएंगी चीजें याद, ठीक है ना? इट इज लाइक रिविजन की तरह ही है मैप भी। आपको देखो पहले नहीं पता होती यार यूरोप में कौन सी कंट्री कहाँ पर है, पर आप बार बार किसी चीज को देखते रहोगे, मैप जैसे बहुत बच्चे अपने आसपास लगा के देखते रहते हैं, तो दैट हेल्प्स कि लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी मेमोरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है? तो मेक श्योर कि इसको डाउनलोड करो, राइट, एंड अपने अच्छे से उसको रिवाइज करो बार बार मैप को, तो चीजें आपकी सही ढंग से आ जाएंगी। क्लियर है ये बात? चलो ठीक है, आज की यही थी डिस्कशन, फिर कल मिलते हैं, ठीक है? कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।